दर्शकों, खबर समय में मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूं। आज स्टूडियो लाइव के कार्यक्रम में हमारे चर्चा का विषय है वर्तमान स्कूली शिक्षा। और हमारे साथ आज के दो मेहमान हैं। एक हैं मेरी बाईं तरफ डॉक्टर एस अग्रवाल, जो कि उत्तर बंगाल के सभी सीबीएसई स्कूल्स के संगठन सहोदय कॉम्प्लेक्स के अध्यक्ष हैं। और मेरी दाहिनी तरफ हैं संदीपन भट्टाचार्य, जो गार्जियन फोरम ऑफ नॉर्थ बंगाल के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों, आज हम आप तक वर्तमान स्कूली शिक्षा के बारे में क्या स्थिति है उस पर आपको जानकारी देने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं। स्टूडियो से लाइव है हम आपके साथ। हम आज सबसे पहले अपने अतिथियों से ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर उनकी क्या राय है। तो सबसे पहला मेरा सवाल होगा एस अग्रवाल जी से। सर, वर्तमान जो स्कूली शिक्षा है उस पर आपकी क्या राय है, जरा संक्षेप में। शिक्षा व्यवस्था है जो भी उसमें गार्जियन की जो अपेक्षाएं हैं और उसके अंदर में जिस तरह से एक बढ़ोतरी हो रही है, जिसको हम इरेशनल डिजायर बोलते हैं, और दूसरी तरफ शिक्षा के जितने भी विद्यालय या इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी संख्या, और उसके बाद जब हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो हायर एजुकेशन के अंदर में संस्थाओं की संख्या कम होने की वजह से एक कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ जाती है। और इसी वजह से और पढ़ाई के अंदर में काफ़ी कंपटीशन होने के कारण और ये एक तनाव का कारण बनता है। आज की जो शिक्षा पद्धति है उसमें हर गार्जियन ये चाहता है कि बच्चा जो है वो एक अच्छा इंजीनियर बने, अच्छा डॉक्टर बने और एक अच्छा ऑफिसर बने। उसका मूल कारण वो देखते हैं कि बच्चा बाद में जो एक प्रोफेशन को अडॉप्ट करेगा उसके अंदर में उसको मनी गेन होना चाहिए। यानी जो गार्जियन का भी डिजायर है वो दैट लाइज विद द फैक्ट फॉर मनी मेकिंग, नॉट मैन मेकिंग। और यही कारण है कि आज गार्जियन की इच्छा को पूरा करने के लिए विद्यालय भी उसी अनुरूप मैन मेकिंग नहीं करके बच्चे को मनी मेकिंग का एक सिर्फ साधन और माध्यम बना देते हैं। और ये एक त्रुटि भी है, और इसी में कुछ बच्चे अच्छा कर जाते हैं और इससे गार्जियन को लगता है कि ये उनकी उपलब्धि है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम आपके विचारों पर आगे कुछ सवाल उठाएंगे। और हमारे साथ हैं नॉर्थ बंगाल गार्जियन फोरम के अध्यक्ष संदीपन भट्टाचार्य जी। तो हम उनसे भी उनकी राय जानना चाहेंगे वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के बारे में। सर, आपकी क्या राय है इसके बारे में? देखिए, क्वेश्चंस जो है, मेन क्वेश्चन वो है ये शिक्षा का जो व्यवस्था है इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार लेना चाहिए। हम लोग समाजतांत्रिक देश है और एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन आ चुका है। फंडामेंटल राइट्स में भी राइट टू एजुकेशन वो तो लिखा चुका था, वो तो फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशन शायद 70 साल आगे। अभी बात ये बनता कि अगर सरकार इसको इनिशिएटिव ना ले तो क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर will come into the picture। और इन अ सोशलिस्ट कंट्री अगर देखा जाए तो देखा है कि प्राइवेट स्कूलिंग का जो नंबर्स वो लास्ट 10-20 ईयर्स में बढ़ गया। तो इसी कारण कुछ यहाँ पे स्कूलिंग में, ऐसा तो नहीं है स्कूल में पढ़ा लिखा होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉफिटियरिंग का करने का कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ गया, इसी में तकलीफ है। दूसरी बात जो है, सीबीएसई जो स्कूल्स है उसका करिकुलम ठीक ठाक है, लेकिन आईसीएसई एक मोनोपोली बन गया। ये आईसीएसई स्कूल करिकुलम में वो सुधार जो लाना चाहिए था वो नहीं लाया। अभी अंग्रेजी मीडियम शिक्षा जो है, अभी सोचिए गवर्नमेंट जस्ट दिस ईयर, ये साल में कुछ स्कूल्स, सरकारी स्कूल्स इंग्लिश मीडियम किया, नहीं तो अभी लास्ट
So on the basis of which literally business oriented person came into the education sector, and that has distorted the education system. ऐसा नहीं है कि स्कूल्स नहीं चल रहा है, सीबीएसई स्कूल्स बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत देयर आर वेरी गुड प्रिंसिपल्स, देयर वेरी गुड मैनेजमेंट, नथिंग रॉन्ग देयर, बट last 10-15 years the growth has not been very progressive. तो संदीपन जी, आपने जैसा कि बताया कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल निचले स्तर से तीसरे नंबर पे है, तो इसको लेकर मतलब हम बचपन से ये जानते हैं कि बंगाल में शिक्षा बहुत ही उन्नत है, बंगाल के लोग शिक्षित रहे हैं, काफी योगदान रहा है देश के विकास में। तो तीसरे नंबर पर पहुंचने का आप क्या कारण देखते हैं कि हम मतलब क्रम में देखें तो आपके हिसाब से हम लोग तीसरे पायदान पर नीचे की तरफ से हैं, बॉटम से, तो आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? दिस इज लैक ऑफ स्टेट इनिशिएटिव। सरकार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो दायित्व, वो दे डिड नॉट शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आई एम सॉरी टू से इट स्टार्टेड फ्रॉम द लेफ्ट रिजीम, वामपंथी का जो सरकार था उस समय से ये शुरू हुआ। अभी व्हाट इज हैपनिंग, ये ड्रॉप आउट्स देखिए, अब आप बच्चे को लेकर प्राइमरी सेक्शन में लगा दिया तो वहां पे स्टैटिस्टिक दिखा रहा है कि चलो देयर इज नो ड्रॉप आउट, 80% एनरोलमेंट, दैट इज फॉर स्टैटिस्टिक्स। क्लास 4, 5, 6, 7 आफ्टर दैट क्या हो रहा है? सब स्कूल ड्रॉप आउट हो रहा है। बच्चे लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर सोचिए, करोड़ का पैसा आ रहा है स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स, आधा सरकारी स्कूल्स, लड़की लोग का बाथरूम नहीं है। अगर ये दिस इज अ कंक्लूजन, आई हैव डन सम रिसर्च, अगर लड़की का बाथरूम नहीं है, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल का लड़की का, तो वो शी विल नॉट गो टू स्कूल। तो ये जो ड्रॉप आउट हो, तो ये बस वही पढ़ा लिखा खत्म। अभी एजुकेशन इज अ फंक्शन ऑफ मनी, पैसा का सवाल है, तो दे कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू प्राइवेट स्कूल्स। सरकार का उद्योग होना चाहिए कि पब्लिक स्कूल खुला जाए। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि निजी स्कूल ऐसा कर रहे हैं कि पैसा बनाने के लिए वो लोग अपनी मनमर्जी के हिसाब से चल रहे हैं, तो क्या सरकार का ये पहल नहीं होना चाहिए कि वो जो सरकारी स्कूल है, मैं भी एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ छात्र हूं, तो सरकार को क्या ये पहल नहीं करनी चाहिए कि सरकारी स्कूल में ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए कि बच्चे निजी स्कूलों की बजाय ज्यादातर सरकारी स्कूलों की तरफ जाएं? हाँ, ये थोड़ा बहुत हो रहा है। अभी आप सिलीगुड़ी में क्या हो रहा है, कलकत्ता में क्या हो रहा है, देखिए वहां पे गार्जियंस इकट्ठा होता है और दे कैन एक्सरसाइज देयर राइट्स। लेकिन सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, आसनसोल, मालदा, कलकत्ता, दिस इज नॉट द स्टोरी। 80% ऑफ द स्टूडेंट्स रिसाइड इन द रूरल एरियाज, ग्रामीण एरिया में, वहां पे देयर इज नो मॉनिटरिंग ऑफ द स्कूल सिस्टम। मैं आपको एक छोटा सा अभी देखिए, ये आरटीआई किया मैंने, यहाँ पे डिसीजन क्या है फ्रॉम द रिकॉर्ड्स, ये देखिए, ये आई एम गिविंग यू द डिसीजन। दिस इज अ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जीपीएम रेड्डी, ये लिख रहे हैं। मैंने आरटीआई किया कुछ स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स और मिशनरी स्कूल्स के बारे में। अभी देखिए, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, 2-3 सेंटेंस। From the records, it is seen that instead of providing information to the appellant, the public authorities transferred the matter from one department to another. It is very shocking to see that Assistant Secretary, Government of West Bengal Minority Affairs and Madrasa Education Department, without going through the merit of the matter, requested the appellant to approach before the Madrasa Service Commission, where it is concerned with missionaries institution. See, I have not applied to the Madrasa Service Commission. I have applied for Christian missionary schools and some private schools. अभी इन लोग क्या किया, चिट्ठी, the letter they were shifting, constantly shifting, and when finally I complained, this is the decision of the state information commissioner, is a status of a judge. So this is the story. मतलब आप जो आरटीआई के माध्यम से जानकारी चाह रहे थे, वो आपको नहीं न करा के आपको इधर से वो भी 6 साल लग गया, कमिश्नर ही नहीं था 3 साल। अब सोचिए, अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में बताइए, चाइल्ड प्रोटेक्शन इंचार्ज जो है दार्जिलिंग में, वो अभी जेल में है। तो यहाँ पे कहां सुधार आएगा? फ्रॉम वेयर वी विल प्रोटेक्ट द गर्ल चाइल्ड?
मतलब हम जो अपेक्षा रखते हैं कि सरकारी स्कूल भी निजी स्कूलों से टक्कर ले शिक्षा के मामले में, बेहतर शिक्षा के मामले में, वहां पर सरकार की जो पहल होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, इसलिए सरकारी स्कूल पिछड़ते जा रहे हैं स्पर्धा में। पिछड़ते नहीं जा रहा, अभी तो एक बात मैं contradict कर रहा हूं। सरकारी स्कूल में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकारी स्कूल में क्वालिटी टीचर है, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी टीचर नहीं है, सरकारी स्कूल में ज्यादा क्वालिटी टीचर है। अभी बात यह बनता है कि मॉनिटरिंग सिस्टम में, देखिए मैं कैम्ब्रिज में जा चुका हूँ, वहां पे स्कूलिंग के ऊपर मैंने लेक्चर दिया, सेमिनार भी किया, वर्कशॉप भी किया, जैसा भी हो हमको बुलाया गया था। तो वहां इन इंग्लैंड और इन यूरोपियन कंट्रीज स्टेट स्कूल्स are far better than private schools and missionary schools. Missionary schools and private schools cannot compete with the state schools. इतना efficient है उन लोग, and school education is totally free. हम लोग को सिखाया जाता है ना, बुर्जुआ देश, कैपिटलिस्ट कंट्री, all rubbish, all rubbish. School education is free. चलिए संदीपन जी, अब हम अगला सवाल लेते हैं डॉक्टर साहब से। सर, जैसा कि संदीपन जी ने अभी कहा कि सरकारी स्कूल को जिस स्तर पे होना चाहिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी हम एजुकेशन के मामले में सरकारी स्कूल से वो प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, संदीपन जी की बात से मैं सहमत हूँ कि उनके पास में ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में जो गवर्नमेंट के अच्छे स्कूल हैं उनके पास में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, प्लस वहाँ जितने भी शिक्षक हैं वो सारे क्वालिफाइड शिक्षक हैं और उनको वेतन भी जो है गवर्नमेंट के नियम के मुताबिक मिलता है। वहाँ पे कमी जो हो रही है वो होता है वर्क कल्चर की, और वर्क कल्चर भी इस कदर मतलब डिटरेटेड है कि जो सरकार के अपने जितने नुमाइंदे हैं, लोग हैं, वही अपना बच्चा वहाँ नहीं भर्ती करना चाहते। और मुझे ये लगता है कि सरकार को इस बारे में थोड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं इसमें बीच में आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, क्या सरकार को ऐसा कोई नियम बनाना चाहिए कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के हाँ, एम्प्लॉय है, उनके बच्चों के लिए ये बाध्यता कर दी जाए कि वो सरकारी स्कूल में। ये एक बहुत सकारात्मक कदम होगा, और जिसके लिए अगर सरकार अगर सोच भी रही है तो मैं अग्रिम उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। ऐसा होने से शायद हम ये अपेक्षा बिल्कुल कर पाएं बिल्कुल, कि अगर सरकारी स्कूल में सरकारी कर्मचारी के बच्चे पढ़ेंगे हाँ, तो जो भी बच्चे होंगे उनको उन पर ध्यान देने के लिए सब वो कर्मचारी ही पहल करेंगे। बिल्कुल। इससे क्या होगा कि सरकारी स्कूलों की जो क्वालिटी है उसमें गुणात्मक सुधार होगा, और ये मुझे लगता है कि जितने भी सरकारी जो ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए कंपलसरी कर देना चाहिए, मैंडेटरी करना चाहिए कि उनके बच्चे सरकारी संस्थानों में पढ़े, और इससे उनका जब एक क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट आएगी और धीरे धीरे ये क्रम अगर जारी रहता है, अगर वास्तव में अगर सरकारी स्कूलों के अंदर में क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध होगा तो इससे हमारे जितने भी जो आर्थिक तौर पे मिडिल क्लास या उससे नीचे का जो वर्ग है, उनके लिए जो अत्याधिक फीस देके प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा लेने की जो बात चलती है उसका समाधान निकलेगा और एक गुणात्मक सुधार भी होगा। ऐसा गवर्नमेंट को करना ही चाहिए, क्योंकि शिक्षा के एवज में सरकार काफी पैसा खर्च करती है और उसका किंतु उस अनुरूप आउटपुट नहीं है। ये एक चिंता का विषय है। जो पैसा खर्च भी रहे वो हमारे द्वारा दिया गया टैक्स भी, हाँ, वो टैक्स जो भी है, पर शिक्षा के मध्य जो पैसा खर्च हो रहा है उस अनुरूप आउटपुट नहीं मिल रहा। ये एक अत्यंत चिंता का विषय है और इस पे एक गहन चिंतन करके सरकार को कड़ाई से ये नियमों को लागू करना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा अगर मान लीजिए किसी सिस्टम की खराबी की वजह से अपने गंतव्य तक, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता है तो मैं तो उसको क्राइम मानता हूं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हुआ हो या अप्रत्यक्ष रूप से। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे एक दर्शक हैं रजनीश राय चंद जी, वो भी सरकारी स्कूल में अव्यवस्था को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, साथ ही ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं आप दोनों से पूछूंगा उससे उसके बारे में, कि प्राइवेट स्कूल में जो हर वर्ष एडमिशन फी है वो बढ़ा दिया जाता है अपनी उनकी मनमर्जी के हिसाब से, उस पर क्या कोई अंकुश नहीं होना चाहिए? देखिए, गार्जियंस का जो स्कूल के बारे में जो पैमाना है कि कौन सा स्कूल अच्छा है और स्कूल की कितनी फीस होनी चाहिए, इसमें भी काफ़ी भ्रांतियां हैं। अगर गार्जियन को आप पूछेंगे कि गार्जियन का सोचना ये है, बल्कि यूँ कहूँ, मतलब मेरा सवाल आपसे, आप भी एक अभिभावक हैं और स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, तो दोनों ही रूप में मेरे सवाल आपके।
हाँ, इसमें ऐसा होता है कि एक्चुअल में जब हम अपने बच्चे का एडमिशन के लिए जब जिस स्कूल का चयन करते हैं, तो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक ये होता है कि उसके अंदर में हमारी जो अपनी सोच के पैरामीटर्स हैं वो क्लियर हो। अगर मान लीजिए किसी स्कूल में हमने एडमिशन बच्चे का करवाना है, अपने बच्चे का, और फीस कम है, तो हमारी सीधी धारणा ये बनती है कि स्कूल अच्छा नहीं है इसलिए फीस कम है। तो नतीजा होता क्या है, स्कूल जो है उनके पास में बेसिक एमिनिटीज उस अनुरूप नहीं होने के बावजूद भी फीस बढ़ोतरी करना उनकी बाध्यता है, ताकि वो गार्जियन के आंकलन के हिसाब से वो अच्छे स्कूलों की पंक्ति में आ सके। पहली बात। दूसरी बात है कि अब ये कहते हैं कि सिक्का का एक पहलू ये गार्जियन देखते हैं, दूसरा पहलू ये भी है कि आज कई तरह की बाध्यताएं हैं, जिसके अंदर में टीचर्स का सैलरी की बात आती है, पे स्केल की बात आती है, और भी कई तरह के गवर्नमेंट सरकारी जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेज हैं, और उसको अगर बाध्यता मूलक ढंग से अगर लागू किया जाए तो मेरा मानना यह है कि उस मद में काफी खर्चे होते हैं, और उन सबको पूरा करने के लिए जिन विद्यालयों की फीस बहुत ज्यादा नहीं है वो गवर्नमेंट सरकारी नियमों का कंप्लायंस नहीं कर पाएंगे। फिर भी जो एक लिमिट होना चाहिए, जैसा कि हम कोई भी प्रोडक्ट बाजार में खरीदने जाते हो तो उस पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस का टैग लगा होता है कि आप इससे अधिक कीमत कस्टमर से नहीं ले सकते। तो क्या स्कूली शिक्षा का कोई लिमिट नहीं हो सकता कि इससे अधिक फीस, एडमिशन फीस नहीं होना चाहिए? जैसा कि अभी खबरों में आई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पैमाना फिक्स कर दिया है कि आप इससे अधिक फीस नहीं ले पाएंगे। देखिए, इसका एक अभी सार्थक प्रयास कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये एक सैद्धांतिक फैसला है, और उसके अंदर में उन्होंने कुछ जो नियम जो है कुछ क्लॉजेस, रूल्स को जारी किया है कि इस तरह से जो है स्कूल हर साल फीस नहीं बढ़ा सकता। अब ये तो एक सैद्धांतिक फैसला है, तो जमीनी तौर पे वो कितना लागू होगा ये एक देखने की बात है। और मुझे लगता है कि स्कूलों के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक उनकी एक ग्रेडिंग की एक सुव्यवस्था होनी चाहिए, और ग्रेडिंग के हिसाब से उनका एक फीस का रेंज फिक्स हो जाना चाहिए कि ये स्कूल जो है इतना से इतना फीस चार्ज कर सकते हैं। तो उससे मुझे लगता है कि स्कूलों के अंदर में एक क्वालिटेटिव गुणात्मक सुधार के लिए भी एक प्रतिस्पर्धा होगी, और स्कूलों के अंदर में सुधार होगा। किंतु वो सारे स्कूल जो सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, और उनको अपने सारे खर्चे जो है बच्चों की फीस से मैनेज करने होते हैं, उनके लिए ये काफी कठिन होता है सारी चीजों को मैनेज करना। तो इसलिए फिर भी एक पैमाना तो होना चाहिए। पैमाना अगर हो तो उसमें कुछ बुराई नहीं है, ये एक अच्छी बात है, पर उसके लिए इस पर अच्छी तरह से रिसर्च करके और जमीनी तौर पे डाटा कलेक्ट करके एक अगर व्यवहारिक नीति बनती है तो मुझे लगता है सब लोग उसको मानेंगे भी और समर्थन भी करेंगे। हम इस विषय पर संदीपन जी से भी जानना चाहेंगे कि फीस बढ़ोतरी वाला जो मामला है, आप चूंकि गार्जियन फोरम को लीड करते हैं नॉर्थ बंगाल में, तो इस पर आपके क्या राय है कि फीस जो हर साल बढ़ा दिया जाता है, ट्यूशन फी हो या एडमिशन फी हो, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये स्कूल जब उसका क्रिएट किया जाता है तो वो है एक नॉन प्रॉफिट सीकिंग चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किया जाए और कुछ और किया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप किया जाए, आपका लाइसेंस नहीं मिलने वाला है, सीबीएसई ना आईसीएसई ना गवर्नमेंट। ना तो जब कोई स्कूल खुलता है तो उसको जो कुछ लाइसेंस या कुछ भी एफिलिएशन की जरूरत होती है, तो उस समय उस एग्रीमेंट में कुछ ऐसा मेंशन रहता है कि आप नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करेंगे। स्कूल में कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं किया जाता है। सर है अग्रवाल जी है, वहां पे रिसीव्स पेमेंट्स नहीं थे, इनकम एक्सपेंडिचर। इन रिसीव्स एंड पेमेंट्स तभी किया जाता है जब आप नॉन प्रॉफिट सीकिंग एंटरप्राइज हो। नहीं तो फिर कोई व्यक्ति या कोई भी संगठन जो स्कूल खोलता है, वो किस उद्देश्य से स्कूल खोलेगा? उसको भी अपने परिवार चलाने होते हैं, या उसको अर्निंग करने का कुछ तो रास्ता होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, इस आधार से उन लोग स्कूल खोलते हैं कि वहां पे कुछ सरप्लस बने। जो 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 से मिस्टर एक्स वो स्कूल खोल रहे हैं, मिस्टर एक्स तो स्कूल खोल नहीं पाएंगे क्योंकि ये रजिस्टर्ड सोसाइटी होता है, वहां पे 7-8 मेंबर्स होते हैं। तो क्वेश्चन इज, ये जो मेंबर्स है उसका कॉस्ट स्कूल से आ सकता है, वो बुरी बात नहीं है। लेकिन मैंने दिखाया राइट टू एजुकेशन, सॉरी, आरटीआई डेटा से
एक एक स्कूल कम से कम, कुछ प्राइवेट स्कूल्स, कुछ मिशनरी स्कूल्स, कम से कम हर साल 2009, 10, 11, 12, 4 साल के बारे में बता रहा हूं, हर साल कम से कम 8 से 10 लाख खाली इलेक्ट्रिसिटी। सोचिए, सेक्शन 5 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेज यू कैन नॉट रीसेल इलेक्ट्रिसिटी। आपका इलेक्ट्रिक बिल कितना हो सकता है साल में? 5 बार में 60,000 रुपया। आप स्टूडेंट से कितना ले रहे हैं? एक 100 रुपया करके ले रहे हैं, 2000 से कितना होता है? 2 लाख रुपया ले रहे हैं। तो ये आप एक्सेस क्यों ले रहे हैं? यू कैन नॉट टेक एक्सेस फीस। दैट मीन्स you are buying electricity from the state electricity department and you're selling electricity to the students. ये जो सरप्लस बन गया। संजय स्कूल एक है माटीगारा में, 30 साल से वो बिल्डिंग फंड ले रहे हैं। आई टोल्ड गंगोत्री दत्त, ऑनरेबल मेयर, so ma'am please give us this building plan for 30 years taking building fund, and where is the building? Then when I went to the DI office, I saw that उसको डाइस रिपोर्ट कहते हैं, सब जानते हैं शायद, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन, you have to submit it to the NOPA, central government, Ministry of HID takes decision on the DICE report. तो वहां पे मैंने देखा दिस स्कूल इज रेंटेड। तो मैंने फिर आरटीआई किया डीआई को, सर दिस इज रेंटेड स्कूल, दे आर टेकिंग बिल्डिंग फंड, हु इज द ओनर ऑफ द स्कूल? So these are the things. See, this is the one RTI. So the government intervention is so bad in India with regard to school education. Especially I'm talking about Bengal. Now what UP government has done is the right thing. What Kejriwal has done in Delhi is the right thing. No hike in fees without the prior permission of the Directorate of Education. This is a Supreme Court order. This is a Supreme Court order. उसके बावजूद भी स्कूल ले रहे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ये भी है कि 10% ऑफ एनुअल फीस हाइक कर सकते हैं, स्कूल का खर्चा है, सही बात है। लेकिन मैंने देखा 2009-10, आप कहीं लेप्रोसी सेंटर से ला रहे हैं इस टीचर को, एंड इन द डीएम कमिटी बिफोर द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिसेस वंदना यादव, आई सेड यू ब्रॉट आउट, plucked out of your own little one from the leprosy center and you're dumped into the schooling system. Where is your B.Ed? Where is your M.Ed? Whatever it is, B.Ed, M.Ed, these are the functions of getting a fifth pay commission salary, जिसके लिए सरकारी स्कूल को इतना सारा तनख्वाह मिलता है, ठीक। Now they are showing that they are giving high salary. In fact, they are not giving high salary. Still today, when government has said all you must route your salary through the bank accounts, many schools are maintaining double books of accounts. They will give you in check and they will withdraw. They will withdraw. ICS schools I'm talking mainly. They will withdraw through withdrawal slip. नहीं, तो फिर सवाल ये है कि अगर प्राइवेट स्कूल में इस तरह की समस्याएं हैं, स्कूल अपनी मर्जी से फीस बढ़ा दे रहे हैं, तो हम अभिभावक क्यों जाते हैं ऐसे स्कूलों में? देखिए, सिलीगुड़ी में आपको जानकारी होना चाहिए कि ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन द वर्ल्ड। 9 नंबर में है सूरत, 13th में है सिलीगुड़ी। तभी यहाँ पे मिसमैच हो गया, एंड वी हैव अ वेरी बिग यंग पॉपुलेशन। 6 साल और 22 साल का जो पॉपुलेशन है यहाँ पे बहुत ज्यादा है। सो दे आर इनटू स्कूल्स। अभी देखिए, सरकार स्कूल्स नहीं खोला, बट आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, आई हैव टोल्ड इट इन कैम्ब्रिज, आई हैव टोल्ड इट इन ग्लासगो, दिस इट्स अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, देयर शुड हैव ओपन स्कूल्स, सरकार नहीं खोल, देयर इज अ पॉपुलेशन राइज, हाँ, तो वेयर विल द किड्स गो? बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? They have no option but to go to the private school, and private schools are squeezing money. I'm saying squeezing money means they're taking chances. They are taking. I'll give you one example, please. I have made a complaint yesterday to the SDO and the DM. I will take this complaint as soon as the holidays are over. Very important thing. I'm putting the name, quote unquote. New St. John School. The girl will leave the school. They paid fees for April, and her father will shift to Jalpaiguri. They're in some problem. They'll go to their hometown. They have paid money, fees for April. They want to take transfer certificate. You have to pay money till March 2019 to get your transfer certificate. Now, there must be government who is going to deal with this. This is not charitable institution. You are squeezing. Why will she pay 11 months? 11 महीना का फीस क्यों दे? वो उसको देना नहीं चाहिए। ये जो हो रहा है, ये डकैती हो रहा है। इस पर हम डॉक्टर साहब की राय जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप क्या सोचते हैं? कोई बच्चा किसी वजह से एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर होना चाहता है,
जाना चाहता है, पारिवारिक मजबूरी हो या कोई भी समस्या हो, तो वो उससे अगले जो 11 महीने आने वाले हैं सेशन, उसके भी पैसे मांगे जाएं, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक जाए? नहीं, ये बात है, मैं संदीपन जैसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। देखिए, इस तरह का जितने भी सरकारी अनुदान से चलने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय हैं सीबीएसई सिस्टम के अंदर में, और केंद्रीय विद्यालय टू केंद्रीय विद्यालय बच्चा जब ट्रांसफर होता है तो कभी भी फीस नहीं ली जाती है। बच्चे जिस महीने तक स्कूल में पढ़ाई करता है, हाँ, उनका कहना है कोई एक निजी स्कूल है, वहां से बच्चा निकलकर किसी हाँ, दूसरे स्कूल में इसमें ये देखिए, ये इसका कोई थंब रूल नहीं है। ये स्कूलों के द्वारा बनाए हुए कुछ सिस्टम्स होते हैं। मान लीजिए अप्रैल महीने के अंदर में कोई बच्चा, या मई महीने के अंदर में, जिसको हम लोग मिड ऑफ द सेशन बोलते हैं, मिड ऑफ द सेशन के अंदर में अगर बच्चा अगर स्कूल बदलता है, उसके अगर जेन्युइन कारण होते हैं, तो ये स्कूल मैनेजमेंट अथॉरिटी पर डिपेंड करता है कि वो जो जिस महीने तक बच्चे ने पढ़ाई की फीस वहां तक होती है या पूरे साल की होती है। कारण सीधा ये होता है, जब सेशन एक बार शुरू हो जाता है, अगर क्लास के अंदर में लिमिटेड सीट्स हैं, उसी हिसाब से अगर सेशन शुरू हो जाता है और एक बच्चा आगे चल के अगर उसमें ड्रॉप हो जाता है, तो उसके अंदर में जो उनका एक बजटरी प्रोविजन होता है, उसके अंदर में एक हरास होता है, तो उनका फाइनेंशियल एक प्रॉब्लम्स आती है। माने धीरे धीरे इसी तरह से अगर 5 बच्चे कम हो जाते हैं, 10 बच्चे क्लास में कम हो जाते हैं ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर, तो उसके अंदर में उनका कलेक्शन जो है कम हो जाता है। और ये सारे रूल्स जो है होते हैं, मेरे ख्याल से गार्जियन पूरी तरह से वाकिफ होता है। आज इनसे ऊपर उठ के एक बात मैं कहना चाहूँगा आपको प्रमोद जी, अभी संदीपन जी की बात से, और जो एक जनरल आज का जो एक डिस्कशन था, उसके अंदर में मुझे ये लगता है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उनके अंदर में अर्जेंटली एक क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट निश्चित तौर पे लाना चाहिए कि हमारे सरकारी संस्थान विद्यालय अपने आप में इतने अच्छे हो, और वो होलिस्टिक ग्रोथ, होलिस्टिक जो एजुकेशन कहते हैं, और जिसके आधार पे बच्चे का एक सर्वांगीण और होलिस्टिक विकास हो सकता है, उनके पास सारी चीज़ें हैं, तो फिर हो क्यों नहीं पाता? तो पहली तौर पे जितनी भी सरकारी मशीनरी हैं, उसका हमको मैक्सिमम आउटपुट मिले, इसमें प्रयास करना चाहिए। अगर इसमें अगर सरकार अगर सफल हो जाती है, तो ये प्राइवेट स्कूल के बारे में जितनी भी चिंताएं हैं, जो एक भ्रांतियां हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और उसको बहुत ज़्यादा बना के भी कई बार हमें देखने का प्रयास करते हैं, विशेषकर जो दूसरा पक्ष होता है, तो वो अपने आप समस्या का समाधान हो जाएगा। हमें सरकार प्राइवेट स्कूल में बच्चों को एडमिशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और शिक्षा का प्रथम दायित्व जो है ये सरकार का ही बनता है, बशर्ते सरकार ये इंश्योर करे कि हर नागरिक को, हर पढ़ने वाले बच्चे को वो शिक्षा मुहैया करा सकती है। हमारे पास और एक दो सवाल है छोटे छोटे, मैं उनका जवाब आपसे जल्दीबाजी में चाहूँगा, क्योंकि हमारे इंटरव्यू का समय भी समाप्त होने वाला है। जैसे कि स्कूल बैग्स का बढ़ता बोझ, तो इसको कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, इसके बारे में बिल्कुल स्पेसिफिक जो है दिशा निर्देशन सीबीएसई के द्वारा दिए गए हैं, और इवन कि आप देखेंगे इतना कैलकुलेटिव डायरेक्शंस हैं कि इवन कि बच्चा जब घर से चलता है स्कूल के लिए प्रत्येक दिन, और अभिभावकों को भी ये एक एडवाइजरी दी हुई है कि बच्चे का बस्ता चेक करें, उसके अंदर में जो अनवांटेड उसमें सामान न हो कोई भी। जैसा कि हमने जो जानकारी है कि क्लास 2 तक सीबीएसई में जो बुक्स की बात कही गई है सर्कुलर की, उसके बावजूद भी बुक्स की संख्या ज्यादा है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? इस पर स्कूल को क्या कदम उठाने चाहिए, या आपका जो संगठन है वो इस पर क्या? देखिए, जहाँ तक सीबीएसई स्कूलों का सवाल है, उसमें जहाँ तक ये प्रैक्टिकली संभव हो पाता है, इसको प्रैक्टिकली फिजिबल कहते हैं, हम लोग बिल्कुल अक्षर से हम सीबीएसई के डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं। अब मान लीजिए 2 या 3 बुक की आपने बात करी क्लास 1 के अंदर में, तो एनसीईआरटी 2 या 3 किताबें ही पब्लिश करता है, और उसके हिसाब से 2-3 अगर किताबों को लेके हम सेशन शुरू करें, और उसी को हम आगे बढ़ के अगर सेशन हम कंप्लीट करना चाहें, तो ये बिल्कुल संभव है, तभी अगर गार्जियन भी अपनी सहमति इसमें दर्ज करता है और अपने सहयोग को आगे बढ़ाता है कि इन 2-3 बुक से ही जो है गार्जियन भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो स्कूलों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। समस्या दोनों ओर से है। संदीपन जी भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, जब मैं उनसे भी सुनना चाहूँ। 68% of the students in the preteen means 12 से 6 से 12 साल तक, they suffer from spinal problem.
फर्स्ट प्रॉब्लम इज इन लोग को किताबें दिया जाता है, थोप दिया जाता है. लेट मी टेल यू, he is very right, Mr. Agarwal. Dr. Agarwal is saying you're giving NCERT books. The cost of the books, if you buy, it should not be more than 800, 600, 700 rupees. But school will give you a list of 10,000 rupees. Now, I have seen in CBSE school, ICSE schools, उन लोग क्या करते हैं, 200 रुपया का किताबें हैं, वहाँ लमसम में अगर खरीदते हैं तो 30% डिस्काउंट मिलता है. देखिए मेरा भी 3 किताब चल रहे हैं बीकॉम में, ठीक है, तो 30% डिस्काउंट मिलता है. इन लोग क्या करते हैं, out of 200 rupees they will put a sticker of 240 rupees, so the rate price is 240 rupees. आपको वो खरीदना है. If you don't buy, guardian will find, my child will be tortured. And these books are taken to the school unnecessarily. अभी NCERT किताब का दाम कितना है? What is the price? My child is studying, I know, 122 rupees, 87 rupees. So it should not be more than 800 or 1000 rupees. Now they will force you to buy these books. I complained. Now see, 1 minute or last question. Now, abhi government of India has made rules that 8 to 15 years, your weight of the bag 3 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए. और तेलंगाना में वहां पे भी रूल बना 14 और से 18 साल तक it should not be more than 5 kgs. And they're maintaining. Bags are checked, bags are weighted. Now, what is happening? You are supplying books to make profit on the sale of books. I've checked it. Now, there should be an authority. Right to Education Act, the SDO, DI, they are the authority. They should come and intervene. Nobody is intervening. Guardians are also not being invited to say. उन लोग इकट्ठा होकर बोलना चाहिए. मैंने स्टॉप एचडीओ को लिखा है कि 10,000 रुपये is a book and bags. One school calendar in 2009, a missionary school, 200 rupees. You have to buy the school calendar. चलिए डॉक्टर साहब, जो बुक्स की बात उठी है, स्कूल द्वारा ये निर्देशित कर दिया जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर दुकान से ही बुक्स खरीदना है या वो बुक्स स्कूल से ही प्रोवाइड कराए जाते हैं. तो इस पर आपकी क्या राय है कि ऐसा किया जाना कहाँ तक उचित है? देखिए, स्कूल सिर्फ बुक लिस्ट पब्लिश कर सकता है या बहुत सारे स्कूल करते भी है उसको. अब उसके अंदर में समस्या ये आती है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द बुक्स. हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी बुक्स जैसा कि संदीपन जी ने बताया या सब हम लोग सबको ज्ञात है, कंपैरेटिवली उनके कॉस्ट कम होते हैं. तो कॉस्ट कम होना एक अच्छी बात है, किंतु उसकी अवेलेबिलिटी इन अप्रोप्रिएट टाइम, दैट आल्सो मैटर्स. तो जहाँ भी बच्चों को इस तरह से बुक लिस्ट दे दी जाती है, वो अपना घूम फिर के गार्जियन भी परेशान होता है, किंतु किताबें कई बार उनको उपलब्ध नहीं हो पाती. जैसा कि मैं अपने बचपन के समय की बात बताता हूँ कि हम जब स्कूल में हुआ करते थे तो हम क्या कि अपने सीनियर्स से पुराने बुक्स लेकर उसको पढ़ते थे, फिर वो अपने जूनियर्स को हम दे भी दिया करते थे ताकि वो पढ़ पाए. हाँ जरूर. ये दिस प्रैक्टिस हैज बीन स्टार्टेड इन सारदा शिशु तीर्थ एंड दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल. दे हैव स्टार्टेड दिस रिसाइकलिंग ऑफ बुक. बहुत बढ़िया तरीका है ये. क्या अभी हाँ चल रहा है. तो ये एक अच्छी पहल है. शायद डॉक्टर साहब भी इस पर सहमत होंगे, क्योंकि हर साल क्यों बुक्स बदलना है? किताबें खाने की वस्तु तो है नहीं कि हम पुरानी खाएंगे या एक्सपायरी डेट की खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे. इसमें ऐसा है, देखिए प्रमोद जी, इसमें ये जो बुक्स का रिसाइकल या हम लोग रीयूज की बात करते हैं, हमारे कुछ सीबीएसई विद्यालय ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं. और अब जैसे सीबीएसई आईसीएसई की जब हम तुलना करते हैं, आईसीएसई के अंदर में जो करिकुलम होता है, जो किताबें होती है, एक बार छपने के बाद में वो कई वर्षों तक कंटिन्यू रह जाती है. किंतु चूंकि एनसीईआरटी का जो भी पब्लिकेशन होता है, ये एक रिसर्च बेस्ड पब्लिकेशन है और इसके अंदर में हर साल कुछ ना कुछ एक बदलाव की भी संभावना रहती है. तो इसलिए जहां तक टेक्स्ट बुक का सवाल है, उसको इस तरह का रीयूज करना चाहिए. किंतु जितने भी वर्क बुक्स वगैरह होंगे, जो अभ्यास पुस्तिका है, तो उसमें अगर हम चाहेंगे कि उसको पेंसिल से लिखा जाए और उसको फिर रबर से मिटा के दूसरी बार बच्चा यूज करे, हाँ, इसलिए टेक्स्ट बुक्स जितनी भी हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है. और इस तरह के इसमें होता क्या है कि स्कूलों को इम्प्लीमेंट करना है, गार्जियन को उसको एक्सेप्ट करना है. तो गार्जियन अपनी एक्सेप्टेंस की मानसिकता को जाहिर करें, स्कूल को कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है. गाइडलाइन दे देते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर बुक सेलर से बुक लेना है, आप
आपको यहाँ से बैग्स लेना, यहाँ से स्टेशनरी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए इस बार इस पर हाँ, कोई नियम बनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए। सभी लोग ऐसा कर पाए, ऐसा संभव नहीं है। किसी का घर, मान लीजिए कोई एक बुक सेलर के बारे में बता दिया कि आप वहां से लीजिए। अब मेरा घर वहां से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दूरी पे है, मेरे पास में भी दुकान है, मैं वहां से भी ले सकता हूँ। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभिभावक को इस बात की छूट हो कि वो जहां से इच्छा हो वो बुक्स लें, जैसा कि हम अपने टाइम में किया करते? देखिए आपके हमारे जमाने की बात अलग थी, और अभी जो मतलब प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है, वर्तमान जो परिस्थितियां है, उसके अंदर में मुझे लगता है कि स्कूलों को गार्जियन के लिए दोनों ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए। अगर वो गार्जियन अगर बुक्स बाहर से लेना चाहता है तो बिल्कुल किसी बिना किसी हिचक के उस बच्चे को गार्जियन को बुक लिस्ट देनी ही चाहिए। अगर कोई गार्जियन रिक्वेस्ट करता है कि बुक्स आइदर दी होल बंच या जितनी भी पूरी बुक है या उसमें सेलेक्ट बुक हम स्कूल से लेंगे, उसका रिक्विजिशन और अपनी सहमति के साथ में स्कूल में दे, तो मुझे लगता है कि स्कूल भी सहयोग करने को तैयार है। तो इस संबंध में जो आपकी संस्था है सीबीएसई स्कूलों की सहोदय कॉम्प्लेक्स जो है, तो उसके माध्यम से आप क्या अपने स्कूल, जो भी आपके मेंबर्स स्कूल है, उन तक ये बातें पहुंचाने का प्रयास करें? बिल्कुल, जो देखिए हम लोग सहोदय की तरफ से हर वही बात करते हैं जो बच्चे के हित की बात होती है। अब इसमें ये डिपेंड करता है कि माइंड सेट पे। अगर मान लीजिए आप किसी बच्चे को कोई चीज उपलब्ध करा रहे हैं स्कूल से, उसको अगर आप सब्सिडाइज करके भी प्रोवाइड कर देंगे तो गार्जियन ये सोचेगा न जाने इसमें कितना प्रॉफिट कर लिया है। तो ये जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक ये स्कूल के लिए भी जो संदेह के घेरे में रह के बच्चे के लिए काम करना और अभिभावकों को सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल काम होता है। नहीं, तो वही तो विषय है कि अगर स्कूल निर्देशित कर रहा है अभिभावकों की आप यहाँ से बुक्स लीजिए, वहां से ड्रेस लीजिए, तो वहाँ अभिभावक के मन में सवाल है कि स्कूल कुछ मुनाफा वहां से भी कमा रहा है। तो ऐसा करने से बचने का तो उपाय यही हो सकता है कि स्कूल बुक लिस्ट पकड़ा दे, ड्रेस का कोड दे दे कि आप वहां से जहां से भी इच्छा हो आप वहां से। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और इसमें गार्जियन का अगर ऑप्शन ये है कि अपनी किताबों की व्यवस्थाएं जो खुले बाजार से वो करना चाहता है, तो निश्चित तौर पे स्कूल तो बुक लिस्ट पब्लिश करते ही हैं। ये तो अभिभावकों के ऊपर में है। कई बार अभिभावकों को खुद वक्त नहीं होता, उसी अनुरूप वो चाहते हैं एक बार में सारी किताबें मिल जाएं। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है, और ये ज्यादा व्यवहारिक भी है, कि जो अभिभावक अगर खुले बाजार से अपनी किताबें लेना चाहते हैं तो उनको रोकने का, उनके ऊपर किसी तरह का भी दबाव ये देना उचित नहीं है। तो दर्शकों, हमने आज चर्चा की इस वर्तमान शिक्षा परिस्थिति के बारे में, और हमारे अतिथियों डॉक्टर एस अग्रवाल और संदीपन भट्टाचार्य जी ने अपने विचार रखे। आपके भी सवाल हम तक पहुंचे, हमने कोशिश किया उन सवालों का जवाब आप तक पहुंचाने के लिए अपने अतिथियों के माध्यम से। तो आप हमें आज के लिए दीजिए इजाजत और खबर समय पे बने रहिए। धन्यवाद।